हैदर और उनके बेटे टीपू में जो अंतर है वो यही है कि दोनों क्रूरी तो थे ही, पर टीपू उनसे ज्यादा क्रूर इसलिए था क्योंकि वो धर्म के आधार पे लोगों पे ज्यादा क्रूरता करता था। हैदर अली को जब मैं पढ़ रहा था उसमें ये भी मुझे दिखाई देता है कि एक साधारण बाप की तरह वो टीपू से असंतुष्ट ही है। दूसरे धर्मों के प्रति जो नफरत है, जो बिगेट्री है, वो कूट कूट के भर लिया है मेरे बेटे के दिमाग में। ऐसा अगर वो बड़ा होगा तो अच्छा एक मौलवी तो बनेगा, एक शासक नहीं बन पाएगा। तो टीपू जब शासन में आता है पहली चीज यही करता है कि उन सारे लोगों को मार डालता है जिनसे इसकी तुलना हमेशा की जाती थी। कुरान की झूठी कसम भी खाई थी एक बार। जो टीपू ने एक एग्रीमेंट किया अपने पिता के साथ, शायद इस किस्से के बाद, झगड़े के बाद, मैं कभी जिंदगी में झूठ नहीं बोलूंगा, अगर मैं झूठ बोला तो मुझे 100 कोड़े पड़ेंगे। फिर हैदर अली ने जीते जी उत्तराधिकारी किसी को चुन क्यों नहीं लिया? टीपू का, हैदर अली का तो वाकई समझ में नहीं आता। विजन है टीपू का जो ग्लोबल है, जो उसे इस तरफ बढ़ा रहा है कि मैं इससे भी ज्यादा कुछ हो सकता हूँ, क्योंकि मैं रॉयल तो नहीं हूँ, लेकिन मैं इस्लाम की पीठ पर सवार होकर कुछ बड़ा तो बन सकता हूँ। तब मंदिर के दरवाजे सारे बंद करवा के एक ही दरवाजे से हाथियों को भेजा गया और हाथियों के तले सारे रौंद के छुड़वा दिया। हाँ, छुड़वा दिया और सारे के सारे मर गए। जो भागना चाहते थे उनका कत्ल हुआ। मैंने पढ़ा कि टीपू खुद को सिटीजन कहलाना पसंद करते थे। ये बस फ्रेंच लोगों को इम्प्रेस करने का तरीका था या फिर वाकई उनका कोई इस तरह का विजन आ गया था कि सिटीजन होना चाहिए? टीपू लिखते हैं कि कूर्ग में जब आप आक्रमण करोगे, जो जिंदा कैदी हैं सिर्फ उनका नहीं, जो मृत कैदी हैं उनका भी धर्मांतरण आप करो। वेल्जली की बात आप कर रहे थे। 1799 में जब श्री रंगपट्टन का दुर्ग गिरा तो ऐसा मैं पढ़ रहा था कि एक अंगूठी भी हाथ लगी थी उनके जिसमें राम लिखा था। टीपू सुल्तान पहनते थे वो अंगूठी। नहीं, स्वतंत्रता सेनानी भी कैसे नितिन जी, जब आप ये लड़ाई लड़ने के लिए फ्रेंच की सहायता अगर आप ले रहे हैं तो फ्रेंच कोई कम इंपीरियलिस्ट नहीं थे। दिल्ली सल्तनत जो हम बोलते हैं, तुगलक या खिलजी या लोधी, वो सब हिंदुस्तान पे शासन करने के लिए जो परमिशन आता था वो खैलिफ से, क्योंकि वो इस्लाम का लिख। फकीर आता है, उनको बोलता है कि तुम में इतनी आभा देखता हूँ कि एक दिन तुम इस रियासत के सुल्तान बनोगे। अगर वो बनना है तो एक चीज़ तुम्हें करनी होगी, यहाँ सामने जो हनुमान जी की मंदिर है उसको तुम तोड़ के वहाँ पे एक मस्जिद खड़ा करो। आज भी जो जामा मस्जिद जहाँ पे है श्रीरंगपट्टनम में, वो एक हनुमान जी के मंदिर के को तोड़ के ही वहाँ बनाया गया है। हैदर ने गौ हत्या इस पे निषेध लगा दिया था, पर टीपू जो है अपने बचपन के और जवानी के दौर पे भी उन्हीं बैलों, उन्हीं गायों को मार के, वो हंटिंग के लिए जब जाता था शिकार पे, सिर्फ गाय और बैल को 1-2 बार उसने मार दिया था। तो उस पे हैदर बहुत गुस्सा होते हैं। कलीम बन गया अकबर का। बिल्कुल। कई बार बोला जाता है कि इन्होंने रॉकेट मिसाइल टेक्नोलॉजी शुरू की थी। ये थोड़ा गलत है। नेपोलियन से इसकी पत्र व्यवहार होते रहते हैं। नेपोलियन खुद टीपू सुल्तान को आश्वस्त करते हैं कि हम आके आपकी मदद करेंगे या नौसेना भेजेंगे, तो वो भी जो पत्र है अंग्रेजों के हाथों लग जाता है। कुछ भी गई है बहुत इंटरेस्टिंग। कितने सारे फिगर्स हैं एक कहानी। मैं ये पूछ रहा था कि हैदर अली के जाने के बाद टीपू सुल्तान को सल्तनत मिलती है। टीपू सुल्तान भी जो फ्रांसीसियों के साथ अच्छे संबंध रखते हैं। अब टीपू सुल्तान आ तो गए और हैदर अली ने एक लेटर लिखा है उन्हें, जिसके बारे में शंका है कि लिखा है कि नहीं लिखा है, जिसमें कह रहे हैं कि भाई तुम एक छत्र राज करो, निश्चिंत रहो, हमने तुम्हें जो दिया उसमें ना कोई दुश्मनी कोई कर रहा है तुमसे, ना कोई चैलेंज कर रहा है तुम्हारी सत्ता को, अब निश्चिंत होके करो। बस कुछ टिप्स दिए। वो 1-2 टिप्स क्या थी? उसमें ये विदेशियों से थोड़ा बच के रहो। इन पे बहुत ज़्यादा विश्वास मत करो। और मशवरा भी ये दिया था कि अपने राज्य को चलाते वक्त सबको साथ लेके चलो। पर वही वो उस पत्र की विश्वसनीयता पे भी शक है, क्योंकि अंग्रेजी दस्तावेजों में इसका कोई जिक्र नहीं है, जबकि फ्रेंच दस्तावेजों में ये कहा गया है। उसमें फ्रेंच अधिकारियों की बढ़ चढ़ के प्रशंसा करके वो तो बहुत विश्वसनीय है। तो शायद ये प्लांटेड एक लेटर भी हो सकता है। ऐसा नहीं लगता कि जिस तरह का एक इमेज अपने बेटे के प्रति था हैदर का, मुझे नहीं लगता कि इतने प्यार भरा पत्र वो कभी लिखेगा। छोड़ तो के जैसे जाएंगे। हमने हैदर पर बात की कि एक व्यक्ति के तौर पर कैसे हैं, क्या है ना, वैसे ही थोड़ा टीपू के बारे में एक रेखा चित्र आप खींच सकें अगर। उनके बिल्कुल विपरीत 180 डिग्रीज अपार्ट। शायद बहुत ही ऑस्टियर, बहुत एक कट्टर मुसलमान,
जिसने अपने खुद का छोड़िए राज्य में ही जो शराब को पूरा प्रतिबंधित कर दिया था इस्लामिक लॉ के अंतर्गत, और मैसूर का इस्लामीकरण, जिस तरह से हैदर ने सभी धर्मों को पनपने के लिए छूट दी थी मैसूर के अंदर एटलीस्ट, इसके आने के तुरंत बाद देखिए इसका भी एक कारण है कि हैदर तो खुद उसने सत्ता छीन ली थी, पर वो उत्तराधिकार में अपने बेटे के पास ऑटोमेटिकली लीगली जाती नहीं है। अब प्रॉपर्टी मेरा है तो मेरे बेटे तक जाएगी, मेरा ही वो प्रॉपर्टी के कागज नहीं है, तो बेटे को हेरिडेटरी तौर पे वो मतलब ऐसे कैसे। कह रहे हैं कि सर्वाधिकारी, ऐसे मान लीजिए सेनापति का हाँ, पद मान लेते हैं, हाँ, तो बेटा सेनापति क्यों होगा? हाँ, क्या बिल्कुल, लॉजिक है? बिल्कुल, उसका राजा का बेटा राजा ठीक है, हाँ पर नेपोटिज्म बस इतना ही है। वहां तक ही सीमित है। हाँ, तो बार बार ये वही कहता ढूंढता रहा कि किसी तरह में मुझे लेजिटिमेट अथॉरिटी दो कि मैं एक्चुअली उत्तराधिकारी हूँ अपने पिता का, उससे भी उनसे भी बड़ा हूँ, मैं पूरा एक सुल्तान बनना चाहता हूँ मैसूर के इसका। इसीलिए वो वाडियार को जो पपेट दर्जा दिया गया था कठपुतली बन के, तो उसको भी पूरे तरह से हटा दिया, और जो महारानी थी लक्ष्मी अम्मनी, तो उनको नज़रबंद करके रखा था नाटकशाला में, ताकि वो कहीं बाहर ही नहीं जा पाए। और मैसूर को भी सल्तनत खुदादाद, जो इस्लामीकरण खुदा द्वारा दिया गया एक सल्तनत, वो नाम चेंज किया गया, शहरों के नाम बदले गए, मैसूर नज़राबाद बन गया, मैंगलोर जलालाबाद, कैलीकट जो है फिरूखाबाद, ऐसे बहुत सारे नाम भी बदले गए। मराठी और कन्नड़ा में दस्तावेज रखा करते थे जो अकाउंट्स राज्य के, तो उन सबको निकाल के पर्शियन थोपा गया सब पे। एक कन्नड़ा स्पीकिंग राज्य में, जो टीपू को खुद भी समझ में नहीं आती थी। नहीं पर्शियन, हाँ पर्शियन वो के बहुत अच्छे ज्ञाता थे, वो है? पर्शियन में ही। और हैदर अली को बस उनको बोलना बहुत सारी भाषाएं आती थी, हाँ, हिंदुस्तानी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, फ्रेंच भी थोड़ा जानते थे, पर लिखना उनको बस जैसे मैंने कहा लिखना नहीं आता था। सिर्फ ह लिखना आता था। टीपू को फारसी आती थी। टिप्पू वो उन्होंने पढ़ाई की थी, पढ़ाई लिखाई थी। हाँ वो बहुत पढ़े लिखे थे। एक और ये भी है कि जो पढ़ा लिखा है, ये जरूरी नहीं है कि वो बुद्धिमान भी हो। जो पढ़ा अनपढ़ है दारा शिकोह जैसा मामला है। बिल्कुल कि पढ़ाई लिखाई तो ठीक है, लेकिन बिल्कुल युद्ध के मैदान में तो औरंगजेब भी जीत गया। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसने और अपने खुद के जो कॉइन्स थे वो शुरू किए, उसमें भी पूरी तरह से सिर्फ पर्शियन में फारसी में लिखे जाते थे। तो और वाडियार के ज़माने में जो अच्छे अच्छे महल हों या फिर जो इरिगेशन प्रोजेक्ट्स हों, उन सब को तोड़ के उसी जगह पे अपना खुद का कुछ खड़ा करना, ताकि हर चीज़ पे ये स्टैम्प छोड़ा गया, अपनी मोहर हो। हाँ अपनी मोहर हो कि ये मेरा है, ये मेरा बनाया हुआ है। और बार बार दिल्ली में मुगल को वो पत्र लिखते रहते थे कि मैं एक्चुअल उत्तराधिकारी हूँ, मुझे उपाधि दीजिए आप कि मैं लेजिटिमेट एक रूलर हूँ, मैसूर का सुल्तान। पर मुगल खुद तब मराठों के सुपुर्द थे, तो इसलिए वो कुछ दे नहीं पाया। इसलिए परमिशन लेने के लिए वो ऑटोमन खलीफ जो कॉन्स्टेंटिनोपल वहाँ तक पहुँच जाता है। और एक्चुअली देखा जाए सल्तनत काल की तरह, हाँ जो दिल्ली सल्तनत जो हम बोलते हैं, तुगलक या खिलजी या लोधी, वो सब हिंदुस्तान पे शासन करने के लिए जो परमिशन आता था वो वहाँ से आता था, खलीफ से, क्योंकि वो इस्लाम का लिंक है। इस्लाम, हाँ वो कि खलीफा से ले लेंगे बिल्कुल, तो हमारी जो मुस्लिम रियाया है वो हमारी तरह सम्मान से देखेगी कि फरमान वहां से चला रहा है, बिल्कुल, इसे तो मान ही लेते हैं। और मुगलों ने इस श्रृंखला को तोड़ा था, तोड़ दिया था। हमें उनकी जरूरत ही नहीं है। पर टीपू सुल्तान ने बाद में वहाँ भेजता है एक डेलीगेशन, और खलीफा से चिट्ठी भी आ जाती है कि आपको हम परमिशन दे रहे हैं। तो उसके बाद ही उन्हें पता भी नहीं मैसूर किधर है। तो उसको रख के वो खुद को एक बादशाह, मैसूर का बादशाह घोषित करके, स्वयं घोषित करके अपने लिए एक बड़ा सा तख्त वगैरह कमीशन करते हैं। पर उनका दुर्भाग्य कि उस पे चढ़ने से पहले ही उनकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन बचपन में जब वो खेल रहे थे, हाँ वो कहानी क्या है आप समझ ही गए। बहुत सारी चीजें बचपन में। तो एक तो जब खेल रहे थे, कोई फकीर आता है, उनको बोलता है कि अगर मैं तुम में इतनी आभा देखता हूँ कि एक दिन तुम इस रियासत के सुल्तान बनोगे, अगर वो बनना है तो एक चीज़ तुम्हें करनी होगी, यहाँ सामने जो हनुमान जी की मंदिर है उसको तुम तोड़ के वहाँ पे एक मस्जिद खड़ा करो, तो तुम्हारा जो सल्तनत है वो क़यामत से क़यामत तक वो बना रहेगा। तो इसके राज्य के आने के बाद वो याद रहता है इसको। और आज भी जो जामा मस्जिद जहाँ पे है श्रीरंगपटना में, वो एक हनुमान जी के मंदिर को तोड़ के ही वहाँ बनाया गया है। और वहाँ आजकल बहुत
हंगामा भी होता रहता है कि उसको वापस लेना है, तो जैसे पूरे देश में चल रहा है पूरे तो। देश में वो जैसे चल रहा है वहाँ भी वो चल रहा है। इसी के साथ साथ जब मैंने कहा हैदर ने गौ हत्या इस पे निषेध लगा दिया था, पर टीपू जो है अपने बचपन के और जवानी के दौर पे भी उन्हीं बैलों उन्हीं गायों को मार के, वो हंटिंग के लिए जब जाता था शिकार पे, सिर्फ गाय और बैल को एक दो बार उसने मार दिया था। तो उस पे हैदर बहुत गुस्सा होते हैं कि तुम कैसे जो राज्य का जो रूल है उसको तुमने तोड़ा है। तो इसके लिए 6-7 दिन उसको सॉलिटरी कन्फाइनमेंट भी देता है कि कोई तुमसे मिलना नहीं है। तो पनिशमेंट्स बहुत ज़्यादा बचपन से इसको जो मिले थे अपने पिता से, बहुत सारी चीज़ तो इसी सलीम बन गया अकबर का। बिल्कुल। हाँ, तो इस तरह से शुरू से ही वो रुझान था। हाँ इस रुझान का कारण आप क्या देखते हैं? क्योंकि एक तरफ आप ये कहते हैं कि वो जो सपने देखता है, हाँ उसका इंटरप्रिटेशन कुछ इस तरह से है कि वो टिल्ट दिखता है एक सांप्रदायिक। बिल्कुल। दूसरा ये भी है कि बचपन से जो उसके साथ हो रहा है, चाहे वो एक ट्यूटर उसको पढ़ा रहा हो, चाहे कोई बाहर सड़क पर किसी फकीर ने कुछ कह दिया हो, ये बाहर से आ रहा है या ये अंदर से आ रहा है, या फिर ये एक विजन है टीपू का जो ग्लोबल है, जो उसे इस तरफ बढ़ा रहा है कि मैं इससे भी ज्यादा कुछ हो सकता हूं, क्योंकि मैं रॉयल तो नहीं हूं, लेकिन मैं इस्लाम की पीठ पर सवार होकर कुछ बड़ा तो बन सकता हूं। बिल्कुल। क्योंकि मुगल भी गिरते दिख रहे हैं उस वक्त। बिल्कुल, मतलब ये खिचड़ी सी है मेरे दिमाग में, थोड़ा सा क्लियर हाँ कीजिए। बिल्कुल। नहीं, वो ज़माना ऐसा भी था नितिन जी, जब वहाबी विचारधारा तभी शुरू हो रही थी। और बार बार जब मैसूर से ये जो भेजते थे एम्बेसडर्स, राजदूत वहाँ मस्कट ओमान, तो कहीं ना कहीं वहाँ की जो ये नई विचारधारा उससे भी वो अवगत हुए होंगे। तो वहाँ से बहुत सारी ये ज्ञान भी वहाँ से लेके आए होंगे। और उनको बचपन से, जैसे आपने कहा, ये बताया गया कि एक अच्छा मुसलमान अगर आपको उपाधि चाहिए तो काफिरों का निर्मूलन ही उसका एक बुनियाद है। तो उन्होंने वही सोच लिया था कि यही मेरे राज्य की जो है फाउंडेशन, नींव होनी चाहिए। और बार बार मुगल बादशाह को हो या फिर जो खलीफा हो, वो यही कहते हैं कि मैं ही सच्चा मुसलमान हूँ, मैंने इतने काफिरों को मारा है, मैंने इतने मंदिर तोड़े हैं, मैंने इतने गिरजाघर तोड़े हैं। तो वो मेडल्स की तरह, जैसे आर्मी में हम सब मेडल्स डाल के छाती पे गर्व से रखते हैं, तो सारे जो दुष्कृत्य हैं उनको एक गर्व से गाजे बाजे के साथ उसका प्रदर्शन किया जाता था, जो खुद ही बहुत ही प्रॉब्लमैटिक है कि जब क्राइम्स बिकम अ वर्च्यू, कि आपके जो दुष्कृत्य आपके अवार्ड्स हैं, आपके रिकग्निशन हैं, तब मुश्किल यही आ जाती है कि आप एक सच्चा, अच्छा और सच्चा मुसलमान शासक होने के लिए जो प्री रिक्विजिट्स चाहिए, कितने काफिरों को मारा या उनके पूजा स्थलों को कैसे तोड़ा, किस बर्बरता से तोड़ा, वो आप प्रदर्शित कर रहे हैं, अपने खुद के कलम से आप लिख रहे हैं कि मैंने ये सब किया। तो ये एक बहुत ही प्रॉब्लमैटिक सी चीज़ है। वो डायरी लिखते थे? बहुत खुद का डायरी, और वो बहुत सारे सपने देखते थे रात को, विविड ड्रीम्स। और हर सुबह ऑलमोस्ट 2 घंटा वो अपने टॉयलेट में बैठ के, वो उठने के तुरंत बाद जो जो याद आता था वो सब उस वहाँ पे लिख ये तो आपने लेते। हैदर के लिए भी लिखा है। हाँ? कि 2-3 घंटे हाँ, बीतते वो थे। नहीं लिखता तो नहीं था, उसको नहीं, लिखना नहीं, उस हाँ, वो अपना शेविंग वगैरह वो अपने खुद को बहुत अच्छा रखते थे ना। हाँ, वो अपने पूरे जो चेहरे पे एक भी बाल उसको अच्छे नहीं लगते थे। जो सीरियल में आपको याद होगा, शहबाज खान जो किरदार निभाया, कितने अच्छे से हैंडसम से व्यक्ति थे, पर एक्चुअल हैदर का चेहरा ऐसा था ही नहीं। भौहें तक हटा ली भौहें थी। तक हटा दी, आई लैशेस हटा दी थी, दाढ़ी और सर के बाल सब मुंडवा दिए थे। तो पूरा, और वो थोड़ा फेयर कॉम्प्लेक्शन के भी थे, तो आप सोच सकते थे कैसे वो दिखते होंगे। उसका क्या कारण था पता नहीं है, पर सारे लोग जो उनसे मिले थे वो उनका वर्णन उसी तरह से और करते उसके उलट टीपू मूंछ रखते थे, हाँ, लेकिन दाढ़ी नहीं। दाढ़ी नहीं, और उनपे सर के भी बाल नहीं थे उनके। तो ये सपने जो थे वो हर सुबह उनको लिखते थे। और कुछ कई सारे सपने ऐसे होते थे जिनका अर्थ समझ नहीं आता था, तो वो खुद उसको इंटरप्रेट करके, ये सारे एक दैवी आदेश हैं मुझे, जो अल्लाह या पैगंबर साहब मुझे बता रहे हैं कि ऐसा करना है। अचानक एक सपने में पैगंबर या कोई जिब्राइल, ये सारे लोग आते हैं, इनको बोलते हैं कि वहाँ जाओ, इतने कोस दूर जाके वो मंदिर तोड़ो या ये गिरजाघर तोड़ो। और एक स्वप्न ऐसा भी आता है कि एक बड़े से कटोरे में शालिग्राम है और कुछ बादाम है। तो सपने में देखते हैं कि वो खुद बैठ के उस कटोरे को ऐसे हिला रहे हैं, तो बहुत सारे जो शालिग्राम हैं वो
बादाम में तब्दील हो रहे हैं। तो सुबह जब उठ के लिख रहे हैं तो उनको पता नहीं है कि ये इसमें क्या निहित संदेश है, तो उसका इंटरप्रिटेशन खुद करते हैं कि शायद अल्लाह मुझे ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जिस तरह सालिग्राम बादाम में बदल गया, इसी तरह सारे काफिर जो हिंदू हैं उनका धर्मांतरण करके मुझे इस्लाम में उनको लेके आना है। तो ये उनका खुद का इंटरप्रिटेशन है, ये सब डायरेक्ट मैसेज तो किसी ने 2008 में जब आप वो लेक्चर दे रहे थे, यही सब पढ़ रहे थे? हाँ वही। अब आप सोचिए क्यों पेपर रॉकेट्स मेरे पे गिरे। पेपर रॉकेट से गिरे, पर रॉकेट से याद आया, आज रॉकेट्स ही शायद चल जाएंगे आज। हाँ, अब तो पता नहीं कैसा माहौल, नहीं अब ठीक है। तब सीरियल पर बहुत कम प्रदर्शन हुए थे, लेकिन मुझे लगता है आपकी किताब जो कह रही है उस वक्त भी प्रदर्शन हो रहे थे। हाँ हम तक खबरें नहीं आ रही बिल्कुल थी। बिल्कुल उसमें ईसाई भी खिलाफ थे बिल्कुल और हिंदू भी खिलाफ थे कि टीपू सुल्तान का जो वर्णन है वो सही नहीं बिल्कुल है, ऐसा वो कह रहे थे। बिल्कुल। क्यों कह रहे थे, दोनों का वाकया आप बताएंगे, लेकिन पहले मैं ये पूछ लूं कि मैंने पढ़ा कि टीपू खुद को सिटीजन कहलाना पसंद करते थे। ये बस फ्रेंच लोगों को इम्प्रेस करने का तरीका था, या फिर वाकई उनका कोई इस तरह का विजन आ गया था कि सिटीजन होना चाहिए? उस टाइम एक सिटीजन मतलब वो किसी उसके मेंबर भी बने थे, जैकोबिन क्लब। तो हाँ, ये फ्रांस में। बहुत बात की बात है, ऑलमोस्ट उनके शासन के अंत समय में, हाँ, जब तब तक 1790s 91 में फ्रेंच रेवोल्यूशन होता है और जो लुई द 16th और मेरी एंटोनेट उनका शासन खत्म होके जो रेवोल्यूशनरीज हैं वो वहाँ पे शासन में आ जाते हैं। वो काल ये चल रहा है बिल्कुल। उसमें जो जैकोबिन्स जो रेवोल्यूशन में विश्वास रखते हैं जी। तो जो इनके साथ संधि में था वो फ्रेंच राजा था, वो तो चला गया है, अभी रेवोल्यूशनरीज वहाँ पे सत्ता में आ गए हैं, तो उनके साथ भी इसको संधि करना है। तो इस दौरान एक इम्पोस्टर आता है जिसका नाम रिपॉर्ड है। तो वो आता है श्रीरंगपट्टन और बोलता है कि मैं मॉरिशस से एक संदेशा लेके आया हूँ। मॉरिशस जो फ्रेंच बेस था वहाँ से लगभग 10,000 या उससे ज़्यादा नौसेना वहाँ तैयार है मैसूर की मदद करने के लिए अंग्रेज़ों के खिलाफ। तो मैं एक जैकोबिन क्लब श्रीरंगपट्टनम में शुरू करना चाहता हूँ। तो टीपू के सारे जो अधिकारी थे वो भांप लेते हैं कि ये रिपोर्ट जो है ये फ्रॉड है और इस पे विश्वास नहीं करना है, पर ये मानते नहीं है। तो रिपोर्ट ये जैकोबिन क्लब शुरू करता है श्रीरंगपट्टनम में। वहाँ पे एक ट्री ऑफ इक्वालिटी और फ्रेंच एंथम जो जिसको तथाकथित देश का स्वतंत्रता सेनानी हम बुलाते हैं टीपू सुल्तान को, वो वहाँ एक कैप पहन के जो फ्रेंच कैप और फ्रेंच नेशनल एंथम वो गा रहे हैं उस पेड़ के सराउंड करके, जो फ्रेंच इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, लिबर्टी, जो फ्रेंच रेवोल्यूशन के जो मूल्य हैं उनको वो पुनरावृत्ति कर रहा था। और ये रिपोर्ट दो इनके जो दूत हैं उनको लेके बहुत सारे धन और बहुत सारी चीज़ें लेके वहाँ पे जहाज़ में जा रहे होते हैं और तभी पता चल जाता है कि रिपोर्ट बड़ा फ्रॉड है। सारे पैसे लेके वो तो भाग जाता है और 10,000 जो सेना की उन्होंने विश्वास दिलाया था उसमें सिर्फ 90 या 99 लोग आते हैं। और ये भी हो जाता है कि वहाँ का जो फ्रेंच गवर्नर था मलाटिक, उसको ये चीज़ खुफिया रखनी थी, पर उसने सब जगह ऐलान कर दिया था कि टीपू सुल्तान के राजदूत यहाँ आए, हमने बहुत सारा मदद उसको दी। और पत्र भी सार्वजनिक कर लेता है कि जिसमें टीपू लिखता है कि अंग्रेज़ों के निर्मूलन के लिए आप हमारी सहायता कीजिए। वो अंग्रेज़ों के हाथ पहुंच जाता है तो नेचुरली अंग्रेज़ संगठित हो जाते हैं कि ये तो हमारा शासन पूरी तरह से ख़त्म करने के लिए षड्यंत्र कर रहा है, वो भी हमारे विपक्षी लोगों के साथ। तो इसीलिए जो चौथी आखिरी मैसूर युद्ध होता है, रिचर्ड वेलेस्ले जो छेड़ता है, वो इसी पे होता है। और उसी समय ये नेपोलियन तक से इसकी पत्र व्यवहार होते रहते हैं। नेपोलियन खुद टीपू सुल्तान को आश्वस्त करते हैं कि हम आके आपकी मदद करेंगे या नौसेना भेजेंगे। तो वो भी जो पत्र है अंग्रेज़ों के हाथों लग जाता है। कुछ भी गई है, बहुत इंटरेस्टिंग, कितने सारे फिगर्स हैं एक कहानी में। नेपोलियन तक शामिल, नेपोलियन तक, हाँ। नॉर्थ इंडिया तक ये कहानी अच्छा पहुंचा दिया। वेल्जली की बात आप कर रहे थे। 1799 में जब श्रीरंगपट्टन का दुर्ग गिरा तो ऐसा मैं पढ़ रहा था कि एक अंगूठी भी हाथ लगी थी उनके जिसमें राम लिखा था। टीपू सुल्तान पहनते थे वो अंगूठी? नहीं पहनते, नहीं पहनते थे। उनको शायद किसी ने ये
तोहफे के रूप में दिया अच्छा। था। शायद कुछ लोग बोलते हैं शायद वो श्रृंगेरी के आचार्य ही हों जिन्होंने दिया था। हुँ, पर ये एक भ्रांति फैलाई जाती है कि वो हुँ, हमेशा अपने अंगूठे में वो पहनते थे, वो हुँ, हाथ में वो अंगूठी पहनते थे। जिस दिन उनकी मृत्यु हुई, जो आंखों देखा हाल जिन लोगों ने वहाँ पे हुँ, वर्णन किया, उन्होंने साफ-साफ लिखा था कि उनके पूरे शरीर पे एक भी आभूषण कहीं नहीं थे। अगर इतना बड़ा अंगूठी जिसमें राम लिखा था, अगर वो अपने हाथों में पहना हुआ होता, तो वो ऑब्वियसली उसको रेखांकित करते, जो आंखों देखा हाल हुँ, जिन्होंने बयान किया। हुँ, तो ये उनके कोश कोश में था, एक बहुत ही नायाब एक हुँ, अंगूठी। हुँ। पर ये कहना कि वो रोज़ उसको पहनते थे या जब उनकी मृत्यु हुई तभी वो पहने हुए दिखे, ये सरासर झूठ, एक भ्रांति है जो अच्छा, फैला जाता लेकिन है। ज्योतिषियों की सलाह पर बहुत भरोसा करते थे। बहुत ही ज़्यादा। हुँ, और शायद इसका उसमें कारण हिंदू, ज्योतिष, मुस्लिम सब थे। दोनों, दोनों, और खुद शायद ज्योतिष शास्त्र उन्होंने कुछ सीख लिया था और अपनी कुंडली देखना उसमें क्या है वो सब भी इन्होंने कला सीख ली थी, शास्त्र की कला। और एक ऐसा व्यक्ति जिसका शायद ज़िंदगी के हर एक दिन में कोई ना कोई युद्ध, कहीं न कहीं कुछ विद्रोह चल रहा है, उसको कुचलना है, इसका दमन करना है, अपने बेटे 2 बेटों तक उनको गिरवी रखना है। तो ऐसे एक अनसर्टेन हुँ, हुँ, एक माहौल में आदमी क्या करता है, ग्रह नक्षत्र इन सब पे ज़्यादा भरोसा, किसी डूबते को तिनके का सहारा, कहीं से कहीं कोई सहारा मिल जाए। तो कई सारे ये ज्योतिषी भी थे कि आपका ये दोष चल रहा है, इसका दोष निवारण के लिए ये कराइए वो कराइए। तो विपर्यास यही है कि जो आदमी जाके मंदिरों को तोड़ रहा है, काफिरों के धर्म का निर्मूलन उसका उद्देश्य है, पर खुद की रक्षा के लिए उसी काफिर के भगवान के सामने भी माथा झुकाना उसके लिए कोई बात नहीं उसमें। तो ये बहुत सारे ग्रांट्स जो बोलते हैं, टीपू सुल्तान ने इतने सारे हुँ, हुँ। ग्रांट्स दिए यहाँ पे। मंदिरों को। वो हुँ, अपने खुद की पूजाएं और ये सब दोष परिहार वगैरह कराने के लिए बहुत सारे ऐसे चीजें हैं। जो लॉन्ग पट्टी मैंने डाली थी कि क्या क्या ग्रांट्स, तथाकथित ग्रांट्स हैं, तो गुरुवायूर मंदिर को भी हुँ, ग्रांट देने की बात होती है, मैं गया जबकि हूँ वहाँ। हाँ, जबकि हुँ, एक्चुअली गुरुवायूर की जो मूर्ति है उसको तोड़ने के लिए वो भेजते हैं लोगों को, और वहाँ के पुजारियों को पता चल जाता है। उसकी उसकी बात कौन पहुंचाता है, एक हाइद्रोस कुट्टी नाम का एक चेला ब्रिगेड वाला आदमी, जो अपने पुराने धर्म पर अभी हुँ। भी थोड़ा झुकाव तो विश्वास है करता और था, थोड़ा थोड़ा बहुत। हाँ, हुँ, कनेक्शन है। तो वो पुजारियों को बोल देता है और थोड़े दिनों के लिए गुरुवायूरप्पन की जो मूर्ति है वहां से लेके हुँ। अम्बलपुड़ा नाम के एक जगह पे स्थापित, टेम्पररी वहाँ पे स्थापित करते हैं। आज भी वो अम्बलापुला में लोग जाके पूजा करते हैं कि कुछ साल तक ही सही यहाँ पे हमारे भगवान उससे रहे बड़ी थे। अच्छी किताब मीनाक्षी जैन की फ्लाइंग डाइटीज़ यस, वो फ्लाइट वाली। फ्लाइट ऑफ हाँ, डेटीज। उसमें ऐसा हाँ, हाँ, एग्ज़ैक्टली उसमें ऐसी कई कहानियाँ हैं। बिल्कुल बिल्कुल हुँ। बिल्कुल। अब मैं पूछता हूँ मंडियम अयंगरों के बारे में, हम्म, जिसके बारे में आप ये बता रहे थे एक बार कि ये जो लोग हैं, ये दिवाली नहीं मनाते और उनमें से बहुत सारों को ये खुद नहीं मालूम वो खुद क्यों नहीं मनाते। मतलब अभी भी वो चला आ रहा है। हम्म, क्या हुआ था नरक चतुर्दशी को? हम्म। तो जैसा मैंने कहा, लक्ष्मी अम्मणी जो महारानी, जो नज़रबंद उनको किया गया, हुँ, वो कैसे मद्रास हो या पेशवाओं के पास अपने पत्र कैसे पहुंचाती थी। तो उनको पूरे दिन में सिर्फ 1 घंटे की का ये स्वतंत्रता थी, एक मंदिर में जाके पूजा करने की। तो पूजा की थाली के बीच में वो ये पत्र छुपा के जाती थी, किसी को पता न चले ऐसे, और पुजारी को आंखों ही आंखों में इशारा करते हुए वो पत्र पहुंचा देती थी। हुँ, और ये पत्र वहाँ से मद्रास हो या पुणे हो वो जाता था। 2 लोग जो मंड्यम अयंगार समुदाय के थे, तिरुमल राव और नारायण राव, और टीपू और हैदर दोनों को पता चल गया था कि ये सब चल रहा है षड्यंत्र। तो कई बार उन्होंने ये 2 भाइयों को पकड़ने की कोशिश, भरसक प्रयास किया, पर ये बहुत ही चतुर थे। किसी न किसी तरह वो अपने निकल आप को जाते थे। निकल जाते थे, या बंदी बनाने के बावजूद वो प्रिजन से भी भाग जाते थे। तो उसका गुस्सा खासकर टिप्पू सुल्तान के मन में इतना ज़्यादा था, तो उसका जो असर हुआ वो पूरे उस समुदाय को उसका चुकाना पड़ा, जो गलती इन 2 लोगों ने की। तो नरक चतुर्दशी जो दिवाली के एक दिन पहले आता है, उस दिन 700 के करीब जो पुरुष, स्त्री और बच्चे थे, उनको लक्ष्मी नरसिम्हा एक देवस्थानम जो है श्रीरंगपट्टनम में, वहाँ पे एक मित्र भोज हुँ, के लिए बुलाया गया। हुँ, और जब वो लोग खा रहे थे, उन्होंने विश्वास करके
आ गए वो और वहाँ खाना खा रहे थे, तब मंदिर के दरवाजे सारे बंद करवा के एक ही दरवाजे से हाथियों को भेजा गया और हाथियों के तले सारे रौंद उन पर के, छुड़वा दिए। हाँ, छुड़वा दिया और सारे के सारे मर गए जो भागना चाहते थे, उनका कत्ल हुआ। तो ये सारे लोग, ये मंड्यम अयंगार, क्योंकि वो उसी समुदाय को बिलोंग करते थे जो ये तिरुमल राव और नारायण राव, उनका अपराध बस वही था। तो उसका जो असर उन सब पे हुआ, इसीलिए आज भी 200 साल के बाद भी ये मंड्यम अयंगार जो भारद्वाज गोत्र के हैं, वो दिवाली नहीं मनाते जब हम सब लोग दिवाली मनाते हैं। और उस दिन वो श्राद्ध के तौर पे उसको देखते हैं और एक हफ्ते बाद या कभी वो उनकी दिवाली बाद में आती है। तो इतने साल 200 साल बाद भी वो जो मेमोरीज हैं, एक जनरेशन से लेके एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जो स्मृतियां हैं, जो घाव हैं, वो अभी तक उनके भरे नहीं हैं। ऐसे बहुत सारे और समुदाय भी हैं कर्नाटक में या फिर केरला में जिनके साथ दुष्कृत्य ऐसे ही किए गए। मंगलौर के जो ईसाई समुदाय है, हम सोचते हैं सिर्फ हिंदू मुस्लिम झगड़ा है, पर इसमें काफिरों में ईसाई भी आ जाते हैं उनके लिए। तो दूसरे मैसूर युद्ध में जैसे मैंने कहा था कि टीपू ने जब आक्रमण किया था, तब कुछ जो पुर्तगाली बिशप्स थे वो अंग्रेज़ों के तरफ हो गए थे, क्योंकि एक ही धर्म के दोनों थे। तो इसका बदला लेना था टीपू को। तो जब वो बिशप्स को पता चला कि टीपू आ रहे हैं, तो जल्दबाजी में वो तो अपना शिप में बैठ के गोवा चले गए, पर उसका पूरा जो सज़ा जो भुगतनी पड़ी, वो वहाँ के बेचारे ईसाइयों पे थी, जो जो शायद लेबरर्स थे या किसान थे। उन सबको ऐश वेडनेसडे, जो बहुत ही उनके लिए एक जैसे नरक चतुर्दशी हिंदुओं के लिए महत्वपूर्ण है, उस तरह ऐश वेडनेसडे ईस्टर से लगभग अभी का टाइम है, ईस्टर से कुछ 5-6 हफ्ते पहले। तो उस दिन के दौरान वो सारे लोग ऑलमोस्ट 60 या 70,000, कुछ लोग 80,000 बोलते हैं, अलग अलग आंकड़े आते हैं, पर एक बहुत बड़ा तबका उन सबको मैंगलोर से एकत्रित कराया गया। जैसे नाज़ी टाइम में सबका एक एक जूस को आइडेंटिफाई कर करके चुन चुन के अपने घर से लिया जाता, ऐसे पट्टी बनाई गई कि कहाँ कहाँ ये रहते हैं, उन सबको पकड़ के लेके आओ। और कईयों को वहाँ से हाथी के पैरों तले उनको बांध के वहाँ से घसीट के 300 किलोमीटर, आप सोचिए, मैंगलोर से श्रीरंगपटना खींच के ले जाया गया। गर्भवती महिलाएं, उनको भी चलाया गया। उनका क्या अपराध है इसमें, आप उनको राजनीति और षड्यंत्र से कोई लेना देना नहीं था, उनको भी चलाया गया। कई बच्चों का डिलीवरी रास्ते पे हो जाता है, कुछ माएँ बच्चे मर जाते हैं, उनको एक अंतिम संस्कार करने का भी मौका नहीं है। चील, कौवे, कुत्ते उनके शव को खाते हैं। वहाँ मैंगलोर में एक नेत्तरू केरे नाम का एक तालाब है। नेत्तरू तुलु भाषा में उसका मतलब है खून, खून का तालाब। तो इन सारे जो ईसाई हैं उनके खून जिस तरह वहाँ बहाया गया, और इतने सारे लोग वहाँ श्रीरंगपटना 300 किलोमीटर का ऊबड़ खाबड़ ज़मीन, पत्थर, पहाड़ सब चढ़ते उतरते वो आते हैं, और फिर वहाँ धर्मांतरण करने के लिए उन पर जोर दिया जाता है। अगर धर्मांतरित नहीं होंगे तो आपके जीभ और होंठ और नाक काट दिया जाता है, आपको गधों पे आपकी सवारी होती है। तो ये सारी चीज़ें जो समकालीन थे, जो आंखों देखा हाल जो प्रिजनर्स थे, उनके डायरीज में ये सारी चीज़ें मिलती हैं। कन्नड़ा के भी कुछ मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं, बारकूर मैन्युस्क्रिप्ट, वहाँ पे लिखे गए हैं। ऑलमोस्ट 27 जो गिरजा घर हैं उस पूरे इलाके में मैंगलोर, उनको ध्वस्त किया गया, इंक्लूडिंग अभी मैंगलोर में एक मिलाग्रेस चर्च नाम का बहुत प्रसिद्ध गिरजाघर है, उसको भी तब तोड़ा गया, बाद में उसको पुनर्स्थापित किया। इसी तरह जो कोडवा समाज है, कूर्ग में जो कोडगु में रहते हैं, वो भी एक वॉरियर क्लास थे। जैसे केरल में नायर्स और थियाज थे। बार बार जब हैदर हो या टीपू जब आक्रमण करते थे, वो मैसूर के इस उपनिवेशवाद, इसको कभी एक्सेप्ट उन्होंने किया ही नहीं, वो रेजिस्टेंस करते ही रहे। तो कोडवाज भी हर साल अभी भी 12 दिसंबर को एक शोक सभा, एक मार्टियर्स डे, शहीद दिवस नाम से वो उसको फॉलो करते हैं, क्योंकि उसी दिन 12 दिसंबर 1785 को देवाटी परम्ब नाम के एक मैदान में सबको बुलाया जाता है संधि के लिए, और उनको बोला जाता है कि आप निहत्थे आओ, क्योंकि हम संधि वार्ता कर रहे हैं।
ये लोग उस पर विश्वास करके आ जाते हैं निहत्थे, और जैसे ही वो आते हैं आपको पता है क्या होता है उसके बाद। तो उसी चीज़ का घाव आज भी उन लोगों के मन में इतना कूट कूट के भरा है। और ये टिप्पू के खुद के पत्र, एक उनके कमांडर हैं जैनुल अबिदीन शुस्त्री, उनको टिप्पू लिखते हैं कि कूर्ग में जब आप आक्रमण करोगे, जो जिंदा कैदी हैं, सिर्फ उनका नहीं, जो मृत कैदी हैं उनका भी धर्मांतरण आप करो। मृत कैदियों का भी खतना करके उनका धर्मांतरण आप करो, लाशों का। तो ये मैं नहीं कह रहा हूँ, उनके खुद के पत्र जिनको मैं उद्धृत कर रहा हूँ, जिनको उस दिन मैंने पढ़ा था। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह इसको, ये चीज़ कह के नज़रअंदाज हम नहीं कर सकते कि उस ज़माने में सारे राजा क्रूरी थे। मुझे नहीं पता कि ऐसे ही उनके समकालीन ऐसे लाशों का भी धर्मांतरण करने की कोई प्रथा किसी ने शुरू की या नहीं। मुझे नहीं लगता। अगर किसी को पता है तो शायद दे शुड ब्रिंग इट टू द नोटिस ऑफ द होल कंट्री कि ऐसे हैवानियत कौन कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें, ये कीप्स टिप्पू अपार्ट एज अ वेरी डिफरेंट, बहुत अलग किस्म के एक शासक उस ज़माने के। यही कारण है, बहुत सारे कारणों में से एक दो जो टीपू सुल्तान का विरोध भी होता है। वो कारण क्या है कि टीपू सुल्तान को हीरो भी माना जाता है? देखिए, ये हमें याद रखना है कि वो बहुत ही एक साहसी एक योद्धा तो थे ही। और जैसा आपने शुरुआत में ही कहा, अंग्रेज़ों के खिलाफ जिस तरह का नफ़रत उनके मन में था, उन्होंने कभी अंग्रेज़ों के साथ कोई संधि वार्ता कुछ नहीं किया था, जैसे हैदर ने कभी कभी कर भी लिया था। बाद में अपने शासन और जीवन के अंत जब नज़दीक था तब उन्होंने कुछ कोशिश थी, बट तब तक बहुत समय हो चुका था। पर अंग्रेज़ों के प्रति उनके मन में बहुत ही नफ़रत भरी हुई थी। तो उनको जो भी अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई लड़ा हो, उसको देश का स्वतंत्रता सेनानी की उपाधि हम दे देते हैं। और ये विडंबना ये है कि ये देश का स्वतंत्रता सेनानी कहने वाले वही इतिहासकार हैं, वही बुद्धिजीवी हैं जो हमें ये भी बोधन करते हैं कि भारत नाम का कोई देश था ही नहीं। अंग्रेज़ जब तक ब्रिटिश राज स्थापित नहीं हुआ, ये पूरा देश एक एकत्रित होकर भारत कुछ चीज़ ही नहीं था। तो अगर भारत ही था नहीं तो भारत का स्वतंत्रता सेनानी कहाँ से पैदा हो गया? और वो साहसी योद्धा तो था और अंग्रेज़ों के खिलाफ उसने लड़ाई लड़ी, पर वो कोई देश के लिए लड़ाई ऐसा हम नहीं समझ। हाँ, मतलब ये तो तर्क है, मैसूर के लिए लड़ रहे थे। हाँ, अपने शासन के लिए लड़ रहे थे। अपने शासन के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने राज्य के लिए वो लड़ाई लड़ना। जैसे कभी कभी मराठा भी इनके खिलाफ लड़ते थे, ऐसे ही वन मोर इन द चेस बोर्ड ऑफ पॉलिटिक्स उस समय के। तो उस तरीके से हमें देखना चाहिए। और अगर फ्रेंच भी लड़ रहे थे अंग्रेजों से तो। हाँ, और लेकिन कोई क्यों लड़ रहा है? मतलब ये ठीक है, मतलब मैं तो इस बात को मान ही रहा हूँ, आपकी किताब भी पढ़ रहा हूँ कि स्वतंत्रता सेनानी हो सकते हैं। हाँ। मगर ये जो दूसरे और पहलू हैं, नहीं, सुविधाजनक रूप से नहीं छिपाना चाहिए, बता देना चाहिए अगर है तो। नहीं, स्वतंत्रता सेनानी भी कैसे नितिन जी, जब आप ये लड़ाई लड़ने के लिए फ्रेंच की सहायता अगर आप ले रहे हैं, तो फ्रेंच कोई कम इंपीरियलिस्ट नहीं थे। कर्नाटक वॉर्स जो मैंने बोला, डुप्ले और रॉबर्ट क्लाइव, ये सब जब आते हैं ब्रिटिश और फ्रेंच साइड, तो वो भी तो चाहते थे। और पौंडीचेरी जो फ्रेंच कॉलोनी था, वो बहुत बाद हमें स्वतंत्रता उसको मिली। पुर्तगाली गोवा भी, तो वहाँ पे एक अलग क्रांति करके उसको कौन ज्यादा भला था ये नहीं आप कह सकते। हाँ, जिसका शासन रहता फिर देखते हैं, बिल्कुल इनसे भी बुरे होते हैं। अगर टीपू सुल्तान जीत जाते तो बीच बीच में जो अंग्रेजी के शब्द मुझे आ रहे हैं उसके बजाय मैं फ्रेंच में थोड़ा बोल सकता था, क्योंकि हम सारा फ्रेंच कॉलोनी हो जाते। और ये एक तरफ वो फ्रेंच के प्रति जो दूत भेजते थे वो इससे कि आप अंग्रेजों के खिलाफ मेरी सहायता करो। दूसरा एक स्ट्रैटेजी उन्होंने अपनाया कि धर्म के आधार पर जो उम्मा था, जो मुस्लिम ब्रदरहुड था, मुस्लिम उम्मा को धर्म के आधार पर ये चिट्ठियां भेजते थे। जैसे हमने बातचीत की कि मैं ही सच्चा मुसलमान हूँ, अच्छा शासक हूँ, तो मेरी मदद करो। और इनके मृत्यु के 1-1.5 साल पहले एक तरफ से वो मलार टिक जिसका मैंने वर्णन किया, मॉरिशस, वो सब हो रहा था। साथ ही ये जमन शाह जो अफगान के दुरानी वंश के बादशाह थे, उनको एक चिट्ठी लिखते हैं जो बहुत ही सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। एक क्लियर स्ट्रैटेजी उनका ये था कि 2 साल हम जिहाद करेंगे, और बार बार जिहाद शब्द का भी इस्तेमाल है। मुजाहिदीन, गाजी,
इनके जो पुस्तकालय है उसमें ऑलमोस्ट मेजॉरिटी जो किताबें थी वो जिहाद के क्या आयाम होने चाहिए, मिलिट्री ट्रीटिस भी जो ज़ैनुल अबिदीन शुस्त्री मैंने जिनका जिक्र किया कूर्ग के इसमें कॉन्टेक्स्ट में, उन्होंने एक ट्रीटिस भी लिखा था फतहुल मुजाहिदीन, जो मुजाहिदीन के क्या ट्रेनिंग होनी चाहिए। आज हम उनको ISIS और तालिबान से जुड़ते हैं, पर ये मुजाहिदीन और जिहाद तब से इनका एक उद्देश्य था। तो ज़मन शाह को लिखते हैं कि 2 साल का जिहाद आप छेड़ो हिंदुस्तान पे। पहले साल में पूरे उत्तर भारत में जो जो काफिर हैं उनका निर्मूलन हम करेंगे साथ, और दूसरे साल में दक्षिण भारत में जो काफिर हैं उनका निर्मूलन करेंगे। काफिर उस समय या तो मराठा, जाट, सिख राजा, राजपूत राजा और अंग्रेज और फ्रेंच भी एट सम पॉइंट। तो इन सब का निर्मूलन करेंगे, फिर हम भारत के मध्य भाग में मिलेंगे विजयी होके इन सब पे, और पूरे इस सब कॉन्टिनेंट को अपने में बंटवारा करके एक इस्लामिक खैलिफेट, इसको एक इस्लामिक सल्तनत के तौर पे इसका नाम हम रखेंगे। ऐसा उनका खुद का लेटर है ज़मन शाह को, और ज़मन शाह इससे बहुत खुश होता है। वो अटैक करने की भी कोशिश करता है, पर उस कुछ और हो जाता है। तब तक रणजीत सिंह, महाराजा रणजीत सिंह और उसका लड़ाई होता है जिसमें वो हार जाता है। बिल्कुल। तो अगर वही बाय स्ट्रोक ऑफ लक अगर टिप्पू जीत जाता तो हम दोनों के नाम अलग अलग होते आज, या फिर हम बीच बीच में फ्रेंच में कुछ बात करते रहते। पतन के क्या कारण मानते हैं आप टीपू के? बहुत सारे। एक तो जैसे उनके पिता को हमेशा ये था कि ये इसको स्ट्रैटेजी, दूरदर्शिता, स्ट्रैटेजिक थिंकिंग था ही नहीं। एक के बाद एक के बाद एक के बाद जो गलतियां उसने की अपने पड़ोसी राज्यों के साथ, ट्रेवनकोर के साथ, मलबार में जो दुष्कृत्य किए, और अपने ही, और तीसरे मैसूर युद्ध में जब वो हार जाता है कॉर्नवालिस की सेना के सामने, और ट्राइपार्टाइट अलायंस होता है तब, कॉर्नवालिस, मराठा, निज़ाम सब एक साथ इस पे अटैक करके इसका आधा राज्य छीन लेते हैं। उसके बाद इसकी जो अंधविश्वास थे और भय का जो वातावरण उसके मन में हमेशा भयग्रस्त रहता था कि किसी पे विश्वास नहीं करना है, तो उस दौरान जो जो हिंदू थे उसके शासन में सबको ऑलमोस्ट निकाल देता है। और कई सारे लोग ऐसे बोलते भी हैं कि पूरे शासन में या सेना में सिर्फ आपका एक ही क्वालिफिकेशन एंट्री के लिए यह है कि आप मुसलमान हैं। आप कितने मेरिटोरियस हैं, कुछ अनपढ़ भी हैं, उनको रेवेन्यू डिपार्टमेंट में लगा दो, ताकि आप क्यों, सिर्फ इसलिए क्योंकि आप मुसलमान हैं। तो आप सोच सकते हैं कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है, शासन है और सेना में किस तरह का एक माहौल उससे उत्पन्न हुआ होगा। और धीरे धीरे जैसे जैसे कालचक्र बढ़ा, इवन मुसलमान जो हैं वो उनके खिलाफ हो जाते हैं। इनका जो एक और दीवान था मीर सादिक, वो खुद गद्दार बनता है। श्रीरंगपटना के किले का जो किलेदार था मीर नदीम, वो भी गद्दार हो जाता है। तो जैसा हूबहू जिस तरह हैदर अली ने एक भविष्यवाणी की थी, वो तो ज्योतिष शास्त्र उन्होंने सीखी नहीं थी, ये तो सीखा हुआ था, पर उन्होंने जो भविष्यवाणी की कि ये सारे लोगों का विश्वास, और मैं उल्टा देख रहा हूँ एकदम। हाँ। कि हैदर अली की मौत पर उनके जो विश्वास पात्र हैं, हाँ, वो बचा कर रखते हैं। हाँ। और टीपू सुल्तान की जो मौत है, हाँ। वो दिखती है कि ज्यादा अपने ही लोगों के धोखे से हुई है। बिल्कुल बिल्कुल। और उसके जवाबदार भी वो खुद हैं, जिम्मेदार वही हैं कि उन्हीं की जो नीतियां हैं, दूरदर्शिता के न होने के कारण ये सब हुई। कुछ एक 2-4 सवाल संक्षेप में मैं उत्तर चाहूंगा, क्योंकि हमारे ग्रुप है व्हाट्सएप पर जिसका नाम है पढ़ाकू पार्टी। उन्होंने सवाल भेजे थे लोगों ने। अच्छा। क्योंकि न्योता था आपको। जैसे एक जवाब तो आप दे चुके हैं, KR जाखड़ का सवाल था, टीपू और फ्रेंच कनेक्शन क्या था और उनकी मदद टीपू को मिली क्यों नहीं। आखिरी हिस्से का जवाब आप दे सकते हैं। हाँ, मतलब मदद तो मिली थी लास्ट में। हाँ, लास्ट में भी कुछ वो मॉरिशस से भी आए कुछ लोग थे। इनफैक्ट जब अंग्रेज सिपाही श्रीरंगपटना के किले के अंदर प्रवेश करते हैं, तब भी बहुत सारे फ्रेंच अधिकारी ही वहाँ पे खड़े मिलते हैं। पर उस ज़माने में फ्रांस में खुद इतना उथल पुथल हो रहा था, फ्रेंच रेवोल्यूशन जैसा मैंने कहा, और नेपोलियन की जो लड़ाई थी, तो उन सब के दौरान यहाँ सुदूर भारत के एक छोटे से प्रांत मैसूर में क्या हो रहा है, वो उनके लिए एक प्रायोरिटी नहीं था। तो ये भी एक कारण था कि वो उनकी इतनी मदद नहीं कर पाए। पर सारे जो यूरोपियंस थे, जैसे हैदर ने भांप लिया था, ये विश्वास के पात्र तो थे नहीं।
तो अपने स्वार्थ के लिए वो संधिया करते। ये चीज़ हम महाराजा रणजीत सिंह के समय में भी देखते हैं, बिल्कुल। मतलब उन्हें उनकी संधियां जरूर हो रही हैं, बिल्कुल, लेकिन वो ये बात जानते हैं, बार बार इस बात का जिक्र आता है कि वो कहते हैं पर करते कुछ और कि हैं। ये आएंगे, हाँ ये यहाँ भी आएंगे। हाँ, आ, गयासुद्दीन उस्मानी ने पूछा था कि टीपू सुल्तान की तोप, शायद ये रॉकेट की बात कर रहे हैं, उसकी तकनीक उसने खुद बनाई थी या बाहर से लेकर आया था? नहीं, कई बार बोला जाता है कि इन्होंने रॉकेट मिसाइल टेक्नोलॉजी शुरू की थी। ये थोड़ा गलत है, क्योंकि जो अग्नि बाण जिसको कहते हैं, वो अपने शास्त्रों में रामायण महाभारत के काल से चला आ रहा है। और कई सारे जो दक्षिण के भी जो रजवाड़े थे, विजयनगर साम्राज्य हो या फिर मराठे हों या वाडियार टाइम पे भी ये अग्नि बाण या रॉकेट्स, उनका उपयोग तो होता ही रहता था। इनफैक्ट जब बाजीराव पेशवा, पहले बाजीराव श्रीरंगपटना पे आक्रमण करते हैं, तो वो ये लिखते हैं कि ये श्रीरंगपटना नहीं, ये फिरंगीपट्टन है। फिरंगी कन्नड़ा का ये है कि रॉकेट जो एम्यूनिशन है, तो उसका सुधार दोनों ने किया। उस जो टेक्नोलॉजी था रॉकेट्स का, वो हैदर ने और टीपू दोनों ने डेवलपमेंट उसमें किया। कि पहले उसको पेपर या लकड़ी का केस, जैसे एक बड़ा सा बैम्बू का एक पोल है, तो उसमें जैसे हम दिवाली में जो खेलते हैं, एक बड़ा सा पोल और उसके ऊपर एक केसिंग, सिलिंड्रिकल केसिंग। वो केसिंग जो था वो लकड़ी या पेपर, कागज का बना हुआ था, जिसमें बारूद भर के उसको जलाया जाता था। इन्होंने उसमें ये इम्प्रूवमेंट किया कि उसमें आयन का, लोहे का इस्तेमाल करना शुरू किया। और भारत में तब दुनिया में सर्वश्रेष्ठ लोहा भारत में ही उत्पन्न होता था, इंग्लैंड से भी ज़्यादा। तो ये सारी चीज़ें हमसे लेके उन्होंने अपना शेफील्ड वगैरह में जो आयन फैक्ट्रीज उन्होंने चलाई, वो यहाँ का तकनीकी सब चीज़ चुरा के लेने के बाद, तो ये हैदर और टीपू ने लोहा जब यूज़ करना शुरू किया, तो बारूद जो था वो अंदर अच्छे से दब के वो रह सकता था। तो उसी वजह से जनक नहीं थे, डेवलपर थे। तो उसके कारण जो तोप थे वो काफ़ी दूर तक वो जाते थे। ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर उसका रेंज भी था, और बहुत वो थ्रस्ट भी ज़्यादा था। तो इसी के बदौलत उनको बहुत सारे युद्धों में, जो 2-3 मैसूर युद्धों में जो विजय प्राप्त हुआ, और मराठों के खिलाफ भी जो विजय प्राप्त हुआ मैसूर का, वो ये रॉकेट के बदौलत ही हुआ। और टीपू का वो भी था कि वो रेस्टलेस माइंड के आदमी था, तो उनको साइंस, टेक्नोलॉजी, इनसे बहुत प्रभावित थे। तो युद्ध के बीचों बीच वो ये भी चाहते थे कि माइक्रोस्कोप कैसे काम करता है और टेलीस्कोप का क्या है, फिर अलग अलग जो कॉम्पसेस हैं, मैग्नेटिक इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इन सब को देखना। शुरू में मैंने जो बताया वो खिलौना, तो उसको, हाँ, उसकी जो टेक्नोलॉजी उस वक्त टेक्नोलॉजी, तो इसकी रुचि उनमें के मन में था। तो और फ्रांसीसियों से बातचीत में वो चीजें सीखते भी थे, क्योंकि यूरोप का एक अपना एक्सपोजर था उन लोगों के पास। और अंग्रेजी कई सारे राजबंदी को भी जब ये पकड़ते थे, तब उनसे वही पूछते थे, अच्छा ये बताओ ये कैसे चलता है, या ये नॉलेज शेयरिंग में तो पूरा यकीन था। एक आईडी और है नॉन कन्फर्मिस्ट, उनका आखिरी सवाल पूछता हूँ। टीपू सुल्तान के पास कौन सी दूरअंदेशिता थी, यानी इंटेलिजेंस पावर, कि वो भाप गए कि अंग्रेजों के सामने खड़ा होना है, ना कि अंग्रेजों के साथ? क्योंकि बाद में हम सब जानते हैं अंग्रेज लुटेरे थे, वो बस देश को खोखला करने के लिए आए और चले गए, जबकि मराठा और निजामों ने अंग्रेजों के साथ मिलकर टीपू के खिलाफ जंग की। ये तो हम पूरी इस बातचीत में इसकी चर्चा हो गई है कि इनके ये दूरदर्शिता के कारण कुछ था नहीं। ये और इनके पिता दोनों संधि तो किए थे अंग्रेजों के साथ पहले, एक के बाद एक जब संधि का परिपालन उन्होंने नहीं किया, तब कुछ कारणवशात वो उनके साथ उनके खिलाफ बन गए। ऐसा नहीं है कि ये कुछ भांप गए थे कि ऐसा होगा। अगर ऐसा होता तो सारे यूरोपियन शक्तियों से वो इसी अविश्वास दूर रहते। फ्रेंच की सहायता जो लेते हैं वो यूरोपियन कॉलोनियलिज्म को के ज्ञाता, ऐसा मैं नहीं मानता। इसे तो आप ऐसे मान लीजिए जो आप कह रहे थे कि अगर फ्रेंच हमारे देश पर शासन करते, फिर हम दूरंदेशी उन लोगों को कहते हैं जो अंग्रेजों के साथ थे। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ये बात सच है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के आजाद हिंद फौज के झंडे पर जो बाग था वो टीपू के बाग से कुछ प्रेरित है? उसमें कुछ तथ्य नहीं, क्योंकि टीपू को बड़ा प्रेम तो है, जो मैं देख रहा था शेर से, कि वो निशान भी वही है, और उसमें थ्रोन में भी है, उसमें भी है, इसमें सब जगह बाग है, तलवार पे भी है। उनके किले में, उनके राजकक्ष के बेडरूम के बाहर भी चेन्स में ये सारे शेर और बंधे हुए मिलते थे।
तो उनको कुछ हाँ, एक दो शौक थे किस्सा तो आपके पास है ना वो, हाँ कि बाघों को खिलाना कुछ खिलाना, वो हाँ सब वो चलता सब रहता चलता था। रहता था हाँ मिठाई विठाई खिलाते थे बाघों को। पता नहीं क्या खिलाते थे मैसूर पाक मैसूर पाक, मैसूर पाक तो पुरानी मिठाई है ना, नहीं नहीं वो बाद में बनी वो थी बाद में बनी इसके। एक और सवाल ले लेता हूँ बस, इसे अंतिम मानते हैं। हाँ वैसे भी इतना लंबा है कि इसे 2 पार्ट में ही जाना अरे पड़ेगा। बाप रे 2 घंटे हो अब इसे 2 पार्ट में। गए पता भी नहीं चला ये अंकित ने लिखा है। ये अंकित का सवाल है कि विक्रम जी से पूछिएगा कि क्या विक्रम संपत वर्तमान सरकार की उस बहस कि इतिहास गलत लिखा गया है उसे सपोर्ट करने के लिए असली इतिहास लिख रहे हैं, और विक्रम सब्जेक्ट का चुनाव कैसे करते हैं? पहला पार्ट क्या था अब वो ये कह रहे हैं, मैं बता देता हूँ ऐसे ही सिंप्लीफाई करके, कि जो एक ये नैरेटिव है कि पिछला इतिहास जितना अब तक लिखा गया वो गलत लिखा गया, एक खास नजरिए से लिखा गया, क्या विक्रम उसे करेक्ट करने की कोशिश में है, और सब्जेक्ट कैसे तय करते हैं कि अब इस पर लिखूंगा? देखिए इतिहास में सही गलत कहना बहुत मुश्किल है क्योंकि ये हज़ारों साल दशक या सेंचुरीज पहले हुई चीज़ है किसी को कुछ जितना दस्तावेज हमको मिलता है उसी का पुनर्निर्माण करके हम उस कहानी को बता सकते हैं तो इसलिए इतिहास लेखन में और उसके बोधन में यही एक अनिवार्य चीज़ है कि अलग अलग नैरेटिव्स को जगह मिलनी चाहिए तो बट हमारी बैड लक यही है कि स्वतंत्रता के बाद सिर्फ एक ही खेमे का एक ही विचारधारा से जुड़े हुए इतिहास जो मार्क्सिस्ट विचारधारा से जुड़ा हुआ इतिहास और उनके प्रेरणा से लिखी गई चीज़ ही उनका दबदबा रहा और बाकी सारे ऑल्टरनेटिव वॉइसेस उनको पूरी तरह से कुचल दिया गया। ये एक विडंबना है कि अंग्रेज़ शासन के दौरान भी जो राष्ट्रवादी इतिहास लेखन का जो स्कूल है नेशनलिस्ट हिस्टोरियोग्राफी उसको पनपने का मौका अंग्रेज सरकार ने भी दी थी। बहुत सारे लोग जो जदुनाथ सरकार हैं या आरसी मजूमदार वी के रजवाड़े भांडारकर ये सारे बंगाल और महाराष्ट्र के जो जो इतिहासकार थे ये उस समय पे पनप सके पर स्वतंत्र भारत में ऐसे लोगों को संघी और इनको कम्युनल कह के ऐसी विचारधारा को ही कुचला गया और कांग्रेस की जो सरकारें आई वो खुले तौर पे कहते हैं कि हिस्ट्री एज अ टूल फॉर नेशन बिल्डिंग राष्ट्र के निर्माण के लिए ये एक हथियार है। इसको डिस्कवरी ऑफ इंडिया में जैसा एक टेम्पलेट दिया गया नेहरू साहब ने तो उसी नक्शे कदम पे चलते हुए एक इतिहास को एक ही रुख उसको दिया गया और उसमें मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी भी मिला के एक ही विचारधारा चली। तो जो बाकी विचारधाराएं हैं इसका ये मतलब नहीं कि वो बीजेपी का इतिहास है या संघ परिवार बीजेपी या संघ का पक्ष पुष्ट कर रहे हैं, हाँ ऐसा ये नहीं है, बल्कि ये अलग अलग नैरेटिव्स हैं जो पहले भी एग्जिस्ट करते थे बिल्कुल और जो अब फिर से आ रहे हैं, किताबें छप रही हैं। मीनाक्षी जैन कुछ दिन पहले आई थी, उनका भी ये कहना था कि भाई मेरी किताब को छापता नहीं था 2012-13 तक। हाँ उस जमाने में कोई अन्य विचार रखने वाले को पनपने का ही मौका नहीं मिलता था। तो वो वही बात है कि अब वो स्वतंत्रता तो है पर इसका ये मतलब नहीं कि हम में से कोई भी मीनाक्षी जी हों या मैं हूँ या जो भी हों हम कोई इस सरकार से हमें कुछ मिला हो या हम उसके प्रवक्ता हों, हमें ना तो वहाँ से कुछ पुरस्कार मिले हैं ना ही कुछ अपॉइंटमेंट्स हुए हैं कहीं पे। हम अपना काम कर रहे हैं, इतिहास का एक और पक्ष रख रहे हैं। तो उसको कौन सी राजनीतिक तबका या ग्रुप उसका कैसे इस्तेमाल करता है वो उन पे छोड़ा गया है। इतिहास एक टू एज्ड वेपन है, कोई भी ये साइड भी यूज कर सकता है, कोई कुछ और साइड भी यूज कर सकता है। तो कभी जो आपने सावरकर पर लिखा है उस पर एक लंबी बात करेंगे बिल्कुल, और तब ये जो अभी छेड़ा है आखिरी सवाल में विमर्श उसे उसमें शामिल करेंगे बिल्कुल, क्योंकि वहां ज्यादा मुफीद है। ज्यादा है। यस बहुत बहुत शुक्रिया विक्रम संपत, आप आए, इतना सारा वक्त दिया, बहुत मजा आया बात करके। धन्यवाद नितिन जी, थैंक यू। किताब है टीपू सुल्तान और वो 40 साल जो वाडियार वंश को जहां रोका गया और हैदर अली टीपू सुल्तान ने शासन किया और फिर वाडियार फिर से आए, उनका इतिहास हमें इसलिए नहीं मालूम है क्योंकि टेक्स्ट बुक में नहीं है। और जैसा कि विक्रम संपत ने कहा कि दिल्ली के इर्द गिर्द का इतिहास ज़्यादा दर्ज है हमारी पाठ्य पुस्तकों में, लेकिन आपकी अगर रुचि है तो पाठ्य पुस्तकों के भरोसे ही क्यों रहना है, ऐसी किताबें खरीदिए। देखने में थोड़ी मोटी है लेकिन दो बड़े लोग हैदर अली और टीपू सुल्तान, उनका इतिहास है और लगभग हर पहलू को कवर किया है। ये बहुत अच्छी बात रही हमारी बातचीत में, जो मुझे लगा कि हमने नेगेटिव या सिर्फ पॉजिटिव पर फोकस नहीं किया बल्कि समग्र में बात करने की कोशिश की। मुझे उम्मीद है विक्रम को भी ऐसा लगा होगा। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी किताब भी यही कहती है और प्लीज़ पढ़िएगा ज़रूर।
फिर एक बार कहूँगा कि हिंदी में मैं हर किसी को कहता हूँ जब अच्छी किताब पढ़ता हूँ जी। अंग्रेजी की, हिंदी अनुवाद हिंदी चल में रहा है, हाँ चल रहा है अनुवाद हो इसका। ऐसी कोशिश होनी चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। अगले गुरुवार फिर हाजिर होंगे और मुझे उम्मीद है कि आपके मन में बहुत सारी बातें आ रही होंगी। मन में मत रखिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए। सारे कमेंट पढ़ते हैं हम, आपकी गालियाँ भी पढ़ते हैं, तारीफ भी पढ़ते हैं और मुझे लगता है अब तो विक्रम को ही मिलेंगी गाली तारीफ दोनों। अगले गुरुवार फिर हाजिर होंगे, फिर किसी नए टॉपिक के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।